हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपनी पिछली वीडियो में जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ इसके विषय में जाने। आज हम लोग जानेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। पहले हम इटली के विषय में जानेंगे। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जहाँ पर वंशानुगत और विविध राष्ट्रीयता वाले हैब्स वर्गों का शासन था। उत्तरी इटली में ऑस्ट्रिया का शासन था, मध्य में पोप का शासन था और सार्डिनिया पीडमांड में इतालवी राजघराने का शासन था। दक्षिण में स्पेनियों का शासन था। यहाँ इतालवी राजभाषा भी कोई साझा भाषा के रूप में उभर कर सामने नहीं आ पाई थी। इटली में भाषाई क्षेत्रीय विविधता कूट कूट कर भरी हुई थी। नेपोलियन की पराजय के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश भागों में नेपोलियन का अधिकार था। और इसकी पराजय के बाद यूरोप के राष्ट्रीय भावनाओं को धक्का लगा। वहाँ अब निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासन की स्थापना हुई, जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाया गया, लेकिन इन्हें पूर्ण रूप से दबा नहीं पाए और रह रह कर ये भावनाएं आंदोलित हुआ करती थी। इसमें से ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के विषय में आप जानेंगे। यह इटली का निवासी था और इसका जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। यह इटली के एकीकरण का एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना भी की थी। 1831 और 1848 के असफल विद्रोहों के बाद इटली के एकीकरण का दायित्व अब सार्डिनिया पीडमांड के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय के कंधों पर आ गया। इसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और इसी की अगुवाई में प्रथम चरण इटली के एकीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। इटली का एकीकरण कई चरणों में हुआ है। काउंट काबूर ने फ्रांस से एक गुप्त संधि की और इस संधि के तहत फ्रांस और पीडमांड की सेनाएं मिलकर ऑस्ट्रिया को हराने में कामयाब हुई। इस प्रकार ऑस्ट्रिया का उत्तरी इटली पर अधिकार था, जिसे पीडमांड में मिला लिया गया। दूसरा चरण, कई रियासतों की जनता अपने सामंतों से विद्रोह कर दी और विलीनीकरण के लिए जनमत संग्रह की मांग करने लगी। वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ और उन रियासतों को पीडमांड में मिला लिया गया। तीसरा चरण गैरिबाल्डी की अगुवाई में प्रारंभ होता है। गैरिबाल्डी यह एक स्वतंत्रता इटली के एकीकरण में या इटली की स्वतंत्रता में सबसे मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। इसका जन्म ऐसे परिवार से हुआ था जो तटीय समुद्र पारीय व्यापार से संबंध रखता था। यह एक व्यापारिक नौसेना का नाविक था। इसकी मुलाकात ज्यूसेप्पे मैत्सिनी से हुई और इसने भी यंग इटली का सदस्य बना। 1834 में विद्रोह करने के बाद
विद्रोह करने के कारण इसे निष्कासित कर दिया गया और इसे भागकर अमेरिका में रहना पड़ा। लेकिन 1848 की क्रांति के बाद जब इटली के एकीकरण का दायित्व विक्टर एमेनुअल के कंधों पर आ गया तो गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल का समर्थन किया। तो इसने जो तृतीय चरण प्रारंभ होता है, गैरिबाल्डी अपने स्वयंसेवकों के साथ दक्षिण इटली में, जहाँ दो सिसिलियों का राज्य था, इस पर जो स्पेन के बुर्बो राजवंश का शासन था, यहाँ पर गैरिबाल्डी ने वहाँ के किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन दिया स्पेन शासकों के विरुद्ध, जिससे वहाँ यह स्पेनियों को भगाने में सफल हुआ। इस प्रकार दक्षिणी इटली को भी गैरिबाल्डी की अगुवाई में सार्डिनिया पीडमांट में मिलाकर एक इटली का एकीकरण किया गया और विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का 1861 में सम्राट घोषित किया गया। चौथे चरण में वेनेशिया रियासत के लोग भी अपने शासक के विरुद्ध आंदोलन कर दिए। यहाँ भी जनमत संग्रह हुआ और इसको भी इटली में मिला लिया गया। पांचवा चरण, जो सबसे बड़ी बाधा रोम था, रोम पर पोप का अधिकार था। यहाँ भी गैरिबाल्डी के स्वयं सेवकों ने पहुंचकर रोम के विरुद्ध लड़ाई तो छेड़ी, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी एक मौजूद थी, जो पोप के सैनिक और फ्रांसीसी सैनिक मिलकर गैरिबाल्डी की सेना को पराजित कर देते थे। संयोग से 1870 में फ्रांस और प्रसा का युद्ध प्रारंभ हो गया। फ्रांस ने अपनी सेनाएं वहां से हटा ली, जिससे गैरिबाल्डी पोप की सेनाओं को पराजित करने में सफल हुआ और रोम को भी 1870 में इटली में मिला लिया गया। इस प्रकार 1870 में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ।